नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, एपिजेनेटिक्स। जी हाँ, एपिजेनेटिक्स। ये बेसिकली समझाता है कि हमारे जीन्स के काम करने का तरीका कैसे बदल सकता है, वो भी बिना डीएनए कोड में कोई असल बदलाव हुए। हाँ, और जैसा कि हमारे स्रोत एपिजेनेटिक्स जीन अभिव्यक्ति का रहस्य में भी जिक्र है, ये उस सवाल का जवाब देता है कि मान लीजिए दो जुड़वां बच्चे हैं, उनका डीएनए तो एकदम एक जैसा होता है, बिल्कुल 100% एक जैसा। तो फिर भी वक्त के साथ उनमें शारीरिक या बर्ताव में फर्क क्यों आ जाते हैं, या अलग-अलग बीमारियां क्यों हो जाती हैं? और इसका जवाब, जैसा आपने कहा, अक्सर उनके एपिजेनेटिक्स में छुपा होता है। तो मतलब खेल सिर्फ डीएनए कोड का नहीं है, बल्कि उसे कैसे और कब पढ़ा जा रहा है, इसका है। यहीं एपिजेनेटिक्स आता है। सही। तो आज हमारी कोशिश यही समझने की है कि ये जीन कब ऑन होते हैं या ऑफ, और हमारी रोज की जिंदगी, हमारा खाना पीना, हमारा माहौल, ये सब इसे कैसे प्रभावित करता है। बिल्कुल। संक्षेप में कहें तो एपिजेनेटिक्स का मतलब है जीन की एक्टिविटी में ऐसे बदलाव जो डीएनए के सीक्वेंस को नहीं बदलते, ओके। लेकिन ये तय करते हैं कि कोशिकाएं उन जीन्स को कितना पढ़ती हैं या इस्तेमाल करती हैं। ये बदलाव असल में कुछ केमिकल टैग्स जैसे होते हैं। टैग्स? हाँ, केमिकल टैग्स जो डीएनए पर या उससे लिपटे प्रोटीन पर लग जाते हैं। इन सब को मिलाकर एपिजीनोम कहते हैं। तो क्या इसे ऐसे समझ सकते हैं कि हमारा डीएनए एक मोटी सी किताब है और एपिजीनोम उस पर लगे हुए जैसे पोस्टेड नोट्स या हाइलाइटर मार्क्स हैं? क्या बात है, बिल्कुल सही उपमा है। जो बताते हैं कि कौन सा हिस्सा पढ़ना है और कौन सा नहीं। हाँ, और कितना पढ़ना है, जैसे कोई डिमर स्विच हो कि जीन कितना एक्टिव होगा। स्रोत 3 खास तरीकों की बात करता है। पहला है डीएनए मेथिलेशन। मेथाइलेशन। हाँ, ये आमतौर पर जीन के स्विच को बंद या काफी धीमा कर देता है। समझ लीजिए जैसे उस पर कोई ताला लगा दिया हो। अच्छा, मतलब ये जीन को चुप करा देता है एक तरह से। हाँ, अक्सर लंबे समय के लिए। दूसरा तरीका है हिस्टोन मॉडिफिकेशन। हिस्टोन वो प्रोटीन होते हैं जिनके चारों तरफ डीएनए लिपटा होता है ना। हाँ, पैकेजिंग वाले प्रोटीन्स। सही। तो इन हिस्टोन में बदलाव डीएनए की पैकेजिंग को बदल देते हैं। अगर डीएनए बहुत कस के लिपटा है तो उस जीन को पढ़ना मुश्किल होगा। तो उसे पढ़ना मुश्किल हो जाता है। हाँ, और ये मॉडिफिकेशन उस पैकेजिंग को ढीला या कस सकते हैं, जिससे जीन तक पहुंचना आसान या मुश्किल हो जाता है। ओके, तो ये स्विच तक पहुंचने का रास्ता कंट्रोल करने जैसा हुआ। और तीसरा है नॉन कोडिंग आरएनए। ये आरएनए मॉलिक्यूल सीधे जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। अक्सर ये मैसेंजर आरएनए यानी एमआरएनए को रोकते हैं, जो प्रोटीन बनाने का मैसेज लेकर जाता है। अच्छा, तो ये मैसेज को मंजिल तक पहुंचने से पहले ही रोक देते हैं। एक तरह से हाँ, ये सब मिलकर तय करते हैं कि एक कोशिका क्या बनेगी, हमारा विकास कैसे होगा, हमारा शरीर तनाव या भारी चीजों पर कैसे रिएक्ट करेगा। और सबसे दिलचस्प बात यह है, जैसा स्रोत में लिखा है, कि ये एपिजेनेटिक टैग फिक्स नहीं है, ये बदलते रहते हैं। यही तो इसकी सबसे अहम बात है। ये बाहरी चीजों से बहुत प्रभावित होते हैं। हमारा खाना पीना, हम कितना स्ट्रेस लेते हैं, एक्सरसाइज करते हैं या नहीं, यहाँ तक कि हवा और केमिकल्स जिनके संपर्क में हम आते हैं, सबका असर पड़ता है। सब हमारे एपिजीनोम पर निशान छोड़ सकते हैं। स्रोत में बताया गया है कि फोलेट जैसे न्यूट्रिएंट्स मिथाइलेशन पैटर्न को सही रखने में मदद करते हैं। अच्छा। जबकि कुछ भारी धातुएं या प्रदूषण वो नुकसानदायक बदलाव ला सकते हैं। और बीमारियों से इसका क्या कनेक्शन है? स्रोत में कुछ बीमारियों का जिक्र था। हाँ, अब ये साफ होता जा रहा है कि कई बीमारियों में एपिजेनेटिक गड़बड़ियां भूमिका निभाती हैं। जैसे कैंसर में। कैंसर में कैसे? कैंसर में एपिजेनेटिक बदलाव उन जीन्स को बंद कर सकते हैं जो ट्यूमर बनने से रोकते हैं, जिन्हें ट्यूमर सप्रेसर जीन कहते हैं। ओके। या फिर उन जीन्स को चालू कर सकते हैं जो कैंसर को बढ़ाते हैं, यानी ऑन्कोजीन। और न्यूरोलॉजिकल या ऑटोइम्यून बीमारियों का क्या? उनमें भी इसका रोल है? हाँ, बिल्कुल। अल्जाइमर, डिप्रेशन जैसी कंडीशंस में भी ब्रेन सेल्स में एपिजेनेटिक बदलाव देखे गए हैं। इसी तरह ऑटोइम्यून बीमारियां जैसे ल्यूपस या रूमेटॉइड आर्थराइटिस, इनमें इम्यून सेल्स में जीन रेगुलेशन का बदलना बीमारी को ट्रिगर कर सकता है। ये तो कमाल है। मतलब हमारा पर्यावरण और लाइफस्टाइल सिर्फ बाहर से नहीं बल्कि अंदर तक हमारे जीन्स के काम करने के तरीके पर असर डालते हैं। हाँ, ये जानना कि हमारी लाइफस्टाइल का इतना सीधा असर हो सकता है,
थोड़ा डराने वाला भी है, पर साथ ही ताकत भी देता है ना? बिल्कुल, इसका मतलब है कि हम अपने स्वास्थ्य पर कुछ हद तक कंट्रोल रख सकते हैं और साइंस भी इसी तरफ बढ़ रही है। नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं। हाँ, नई तकनीकें हमें एपिजेनोम को मैप करने, समझने में मदद कर रही हैं। इससे भविष्य में पर्सनलाइज्ड इलाज और बीमारियों की रोकथाम के नए रास्ते खुल सकते हैं। स्रोत बताता है कि कुछ एपिजेनेटिक दवाएं जो इन टैग्स को बदलने का काम करती हैं, वो पहले से ही कुछ तरह के कैंसर के इलाज के लिए क्लिनिकल ट्रायल्स में है। लेकिन इसके साथ कुछ नैतिक सवाल भी तो जुड़े होंगे। हाँ, वो तो है। एपिजेनेटिक जानकारी की प्राइवेसी का सवाल है, इसके गलत इस्तेमाल का डर है, और ये जानना कि हमारी आज की लाइफस्टाइल अगली पीढ़ी के एपिजेनोम को भी प्रभावित कर सकती है। हाँ, ये बड़ी बात है। ये सब बहुत जरूरी नैतिक मुद्दे हैं जिन पर ध्यान देना होगा। तो कुल मिलाकर सबसे बड़ा सबक शायद यही है कि हमारा डीएनए हमारी किस्मत पत्थर की लकीर की तरह तय नहीं करता। सही कहा। ये एक शुरुआती बिंदु है, लेकिन हमारे जीन कैसे एक्सप्रेस होते हैं, ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है जो हमारी जिंदगी और माहौल के साथ बदलती रहती है। बिल्कुल। एपिजेनेटिक्स हमें दिखाता है कि कैसे नेचर यानी हमारे जीन्स और नर्चर यानी हमारा माहौल, ये दोनों आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं और मिलकर हमें बनाते हैं। और इसी सोच के साथ स्रोत हमें एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पर सोचने के लिए छोड़ता है। हाँ, कि अगर हमारी जीवन शैली हमारी जीन अभिव्यक्ति को इतना ज्यादा प्रभावित कर सकती है, तो फिर व्यक्तियों और समाज के तौर पर हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है कि हम ऐसे माहौल बनाएं जो सेहतमंद एपिजेनेटिक नतीजों को बढ़ावा दें, खासकर आने वाली पीढ़ियों के लिए। ये वाकई एक गहरा सवाल है और इसके मायने बहुत दूर तक जाते हैं। सेल बायोलॉजी, एपिजेनेटिक्स और इससे जुड़ी क्लिनिकल रिसर्च पर और जानकारी के लिए हमारे स्रोत वेबसाइट www.everblinkhealthcare.co.in देख सकते हैं। और अगली बार हम एक और बहुत रोमांचक विषय पर बात करेंगे, स्टेम सेल और पुनर्योजी चिकित्सा, उपचार का भविष्य। हाँ, जानेंगे कि ये कोशिकाएं कैसे हमारे शरीर की मरम्मत कर सकती हैं और शायद चिकित्सा का भविष्य बदल सकती हैं। बिल्कुल। तो मिलते हैं अगली बार।